बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज कर रहे हैं इस चैप्टर का और हम एसएलओस को दिमाग में रखते हुए इन चीज़ों की प्रेडिक्शन करेंगे। सेलेक्ट द बेस्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर ए बॉडी इन मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन इज शोन इन फिगर, ये जो दिखाया गया है। The acceleration of the body at t is equal to 5 second will be, कैसे फाइंड आउट करोगे? सिंपल तरीका क्या है, 5 सेकंड पे आप देखें, अगर ये कर्व होता तो मैं टेंजेंट ड्रा करता। वैसे भी मैं अगर टेंजेंट ड्रा कर लूं और इस ट्रायंगल का इसका मैं स्लोप मालूम कर लूं तो क्या होगा? मेरा ये वाला साइड 10 मीटर पर सेकंड है और मेरा ये साइड 5 सेकंड है, और हमें पता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है। तो मैं 10 को 5 से तकसीम करूंगा तो मेरे पास ये एक्सेलरेशन आ जाएगा। एंड यू कैन सी हेयर कि एक्सेलरेशन कौन सा करेक्ट आंसर होगा? बी विल बी द करेक्ट आंसर। लेकिन एक दो आंसर आप बड़े आराम से हटा सकते हैं। देखिए ये आंसर बिल्कुल भी ठीक नहीं है। यूजुअली जो एक्सट्रीम आंसर होते हैं वो यूजुअली ठीक नहीं होते, और इसको देखते हुए जब आप इस ग्राफ पे नजर डालते हैं तो ये क्या है आपका, इस साइड पे जो इंक्रीज हो रहा है और इस साइड पे जो इंक्रीज हो रहा है उससे आप पता लगा सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं। द डिस्प्लेसमेंट कवर बाय द बॉडी इन 15 सेकेंड, कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर की होगी? और हमने पढ़ा था कि डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे जो एरिया आता है, ये जितना एरिया आएगा, दो किस्म के एरिया हो गए। एक रेक्टेंगुलर एरिया हो गया, रेक्टेंगुलर एरिया का ये क्या है? 5 सेकंड है, और ये साइड 20 है, तो 5 इंटू 20 100, तो इस जगह से आ गया। ये ट्रायंगुलर उसमें एक्स्ट्रा है, तो यहां से देखें 100 से 100 वाला तो गलत हो गया, क्योंकि 100 ये है, उसके साथ हिस्सा भी डालना पड़ेगा। अब इस हिस्से को डालने के लिए क्या है? ट्रायंगल का फार्मूला है 1 और 2 इंटू बेस 10 है इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट 10 इंटू 20। आप देख लें ये कितना हुआ, ये भी 100 हुआ, ये भी 100 हुआ, टुगेदर कितना होगा? दिस विल बी द करेक्ट आंसर। 200 विल बी द करेक्ट आंसर। वैसे अंदाजे से भी बंदा कर सकता है। अगर ये 100 है तो जब आप इस ट्रायंगल को देखेंगे, ट्रायंगल दो हिस्सों में तकसीम है, तो ये भी तकरीबन 100 ही बनता है। तो आप यहां से भी अगर कैलकुलेशन ना भी करें तो कर सकते हैं। A rider on a horseback falls forward when the horse suddenly stop. This is, ये किस वजह से होता है? जब आप घोड़ा सडनली रुकता है, आप आगे की तरफ गिरते हैं। Inertia of the horse, inertia of the rider, large weight of the horse, losing the balance. कौन सा ठीक होगा? Inertia of the rider करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, the rate of change of momentum of a body falling under gravity is, एक बॉडी अंडर ग्रेविटी फॉल हो रही है, हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का पता है कि ये फोर्स के बराबर है। जब ये फॉलिंग अंडर ग्रेविटी है तो ये फोर्स क्या हो जाएगी? वेट ही होगी। आपसे यही पूछ रहा है। इट इज इम्पल्स, इट इज पावर, इट इज काइनेटिक एनर्जी, इट इज वेट। तो ये दो तो हो ही नहीं सकती, पावर और काइनेटिक एनर्जी तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो फोर्स होती है, और फोर्स में भी वो क्या होता है? वेट होता है। टू प्रोजेक्टाइल आर प्रोजेक्टेड with the same speed at 30 degree and 60 degree respectively with the horizontal. The ratio of their horizontal range will be 0.5 ratio 1, 1 ratio 1, 1 ratio 2, 1 ratio 1.5. कौन सा करेक्ट होगा? 1 ratio 2? नहीं, 1 ratio 1। आपको पता है कि 30 और 60 पे रेंज सेम होता है। मैंने बताया नहीं था 30 और 60 का रेंज सेम है, तो 1 ratio 1 आएगा। ठीक है, आप नेक्स्ट देखें। टू पार्टिकल A and B are projected with the same velocity. A is projected vertically upward while B is projected at an angle of 45 degree with the horizontal. Which of the following statement is wrong?
आप देखें दो बॉडीज फेंकी गई है, एक ऊपर उतनी ही वेलोसिटी से, एक 45 डिग्री के एंगल से। वेलोसिटी दोनों की सेम है, वेलोसिटी दोनों की सेम है। आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। द रेंज ऑफ बी इज मोर देन द रेंज ऑफ ए। मेरे ख्याल में ये तो गलत नहीं है, क्योंकि बी 45 पे फेंका है तो वो तो यूं जाएगा, ये तो हाँ, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट तो ठीक है कि बी का रेंज ए से ज्यादा होगा। द हाइट अचीव्ड बाय ए इज मोर देन बी, ये भी ठीक है क्योंकि सेम वेलोसिटी है, ये एक डायरेक्शन में जा रहा है, ये यूं जा रहा है, तो इसकी हाइट कम होगी, इसकी ज्यादा होगी। द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ बी इज मोर देन ए, इस बी वाले का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो ज्यादा है ए से, ए का तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ही नहीं। थर्ड, द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ बी इज मोर देन ए, क्या बी का वर्टिकल कंपोनेंट ए से ज्यादा होगा या कम होगा? कम होगा, तो ये स्टेटमेंट गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, आगे देखिए, ए पर्सन स्लाइड डाउन ए फ्रैक्शनलेस इंक्लाइंड प्लेन विदाउट एनी एयर रेजिस्टेंस। ठीक है, क्या ए पर्सन स्लाइड डाउन ए फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड विदाउट एनी रेजिस्टेंस व्हाइल देयर बैक ड्रॉप वर्टिकली फ्रॉम द सेम हाइट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। मतलब एक यूं स्लाइडिंग हो रही है, फ्रिक्शन नहीं है, यूं स्लाइडिंग हो रही है, और एक चीज यूं उसके बैक वर्टिकली गिर रहे हैं। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब फाइनल स्पीड ऑफ ए पर्सन। पर्सन की फाइनल स्पीड कौन अच्छे तरीके से डिस्क्राइब कर रहा है? एंड द बैग, पर्सन का और बैग का। बैग यहां से गिर रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड, और ये यूं जा रहा है, ये यूं जा रहा है। कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? क्या ख्याल है? मासेज इक्वल नहीं है, मासेज इक्वल नहीं है। शाबाश। अब पहले सोचें कि अगर मैं एक ऑब्जेक्ट को, देखिए दो तरीके से फेंकता हूं, एक ऑब्जेक्ट को, मुझे कोई दो चीजें हैं, देखें ये दो चीजें, एक को हॉरिजॉन्टली फेंक रहा हूं यूं करके और दूसरे को वर्टिकली छोड़ रहा हूं। आप लोग अगर कैमरे में नजर आ रहा है तो आप लोगों को अंदाजा हो जाना चाहिए कि दोनों क्या होगा। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, याद रखें इक्वल, इक्वल टाइम क्यों है? क्योंकि यहां पे आपको ऑलरेडी जब कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पे तो इफेक्ट ही नहीं होता, वर्टिकल कंपोनेंट पे इफेक्ट होता है। और वर्टिकल कंपोनेंट इसका भी जीरो है, वर्टिकल कंपोनेंट इसका भी जीरो है। तो जब फाइनल पहुंचेगा, फाइनल पहुंचेगा तो क्या चीज होगी? दोनों की स्पीड, स्पीड में फर्क होगा कि नहीं? आप स्पीड का सोचे। शाबाश। आया पर्सन की स्पीड ज्यादा होगी बैक से, कम होगी बैक से। जो बंदा इस तरह जाएगा उसकी स्पीड कम होगी बैक से, या जो यूं जाएगा इसकी स्पीड जो है कम होगी या ज्यादा होगी। अब आप खुद अंदाजा लगाए रेहान, फासला इसने कवर करना है और टाइम सेम ले रहे हैं, तो वेलोसिटी किसकी ज्यादा होगी? जिसने ज्यादा फासला कवर किया होगा उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, या जिसने कम फासला कवर किया होगा उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी? जिसने ज्यादा। तो पर्सन ज्यादा फासला कवर कर रहा है क्योंकि पर्सन यूं जा रहा है, यूं, और ये सीधा जा रहा है। तो याद रखे कि पर्सन की स्पीड विल बी ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ द बैग। द स्पीड ऑफ द पर्सन विल बी ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ द बैग। सिचुएशन आप लोग सिमुलेशन ढूंढ ले, आपको मिल भी जाएगा ये। ए पर्सन इज सिटिंग इन ए ट्रेन facing towards the engine. He throws a coin upward and it lands behind him. From these observations, we can infer that the train is, शाबाश, मैं ट्रेन में बैठा हूं और मैंने कॉइन यूं फेंका ऊपर की तरफ और मेरे हाथ में नहीं आया,
कहां? ही थ्रोज एंड इट लैंड बिहाइंड हिम, मतलब मैंने यूं फेंका तो वो मेरे पीछे चला गया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब क्या है कि द ट्रेन मूव्स फॉरवर्ड एंड स्लोइंग डाउन, ट्रेन मूव्स फॉरवर्ड एंड स्पीडिंग अप, ट्रेन मूविंग फॉरवर्ड एट ए कांस्टेंट स्पीड, मूविंग बैकवर्ड एट ए कांस्टेंट स्पीड। शाबाश आयमा। हाँ Moving forward at a constant speed. नहीं, कांस्टेंट स्पीड होता तो मैं फेंकता तो ये दोनों, मैं और ये एक ही स्पीड से आगे भी जा रहे होते, ये सिर्फ ऊपर जाके मेरे हाथ में लैंड कर जाता। ये जो मेरे पीछे जा रहा है इसका मतलब ट्रेन तेज हो गई है, अचानक ट्रेन तेज हो गई जब ये मेरे हाथ से निकला, तो बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, ए मूविंग ऑब्जेक्ट वेलोसिटी यूनिट वेक्टर एंड मोमेंटम यूनिट वेक्टर। एक मूविंग ऑब्जेक्ट है और आपको पता है उसका मोमेंटम क्या होता है, m इंटू वी वेक्टर। वो कहता है मोमेंटम का यूनिट वेक्टर और वेलोसिटी के यूनिट वेक्टर के दरमियान क्या रेशियो है, आर इन अपोजिट डायरेक्शन, पॉइंट इन ए डिफरेंट डायरेक्शन, आर आइडेंटिकल, हैव डिफरेंट मैग्नीट्यूड। क्या ख्याल है कौन सा करेक्ट होगा? That have different magnitude. कैसे डिफरेंट? यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर के तो सेम मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड आयमा सेम होता है, 1 होता है, मैग्नीट्यूड तो डिफरेंट नहीं होता। हाँ, और P इज इक्वल टू, आपको पता है P इज इक्वल टू क्या होता है, m इंटू वी। और हम कहते हैं हाँ, जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वही मोमेंटम की डायरेक्शन है, और डायरेक्शन, हाँ जी, आइडेंटिकल, एग्जैक्टली, आर आइडेंटिकल। दिस इज द करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट देखें, a ball is launched upward in a vacuum with initial speed of 49 meter per second. The time it takes to the maximum height is। अब आपको थोड़े से वो फार्मूले याद होंगे। हाइट का फार्मूला क्या है? हाइट का फार्मूला हमने क्या क्या वो किया था? हाँ नहीं, वो जो प्रोजेक्टाइल का था। हाँ, प्रोजेक्टाइल वो दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, लेकिन अच्छा होता कि हम प्रोजेक्टाइल के तरह, आप उस तरीके से भी कर सकते हैं कि बॉल इज लॉन्च अपवर्ड एंड वैक्यूम विद इनिशियल दिस मच। तो आप उस तरीके से भी कर सकते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी इज 49 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी विल बी 0। ठीक है, और वो क्या कह रहे हैं, द टाइम इट टेक टू इट्स हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट कितने टाइम में पहुंचेगा। फाइनल वेलोसिटी मालूम, इनिशियल वेलोसिटी मालूम, हमें क्या चाहिए, हमें टाइम चाहिए, और एक्सेलरेशन ऑलरेडी मालूम है, एक्सेलरेशन माइनस जी है। तो हम कौन सा फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। लेकिन इस केस में वी एफ आपका 0, वी आई आपका 49, ए आपका -9.8 इंटू टी। और यहां से अगर आप कैलकुलेट करते हैं, टी को निकालते हैं, तो सीधा सीधा आप देख लें, टी इज इक्वल टू 49 डिवाइड बाय 9.8, और ये आपको मेरे ख्याल में 5 सेकंड देगा। इट विल बी 5 सेकंड टू रीच द मैक्सिमम हाइट। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी रिमेन सेम ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन? प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान कौन सी चीज थ्रू आउट सेम रहती है? एक्सेलरेशन वर्टिकल कंपोनेंट, एक्सेलरेशन वर्टिकल, सॉरी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल वेलोसिटी कंपोनेंट, कौन सी चीज है? वैसे आपको मैंने ये बताया था, ये क्वेश्चन थोड़ा सा एम्बिगुअस किया है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट, ये दो ऑप्शन, हाँ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये थोड़ा सा एम्बिगुअस दिया है, ये अच्छा ऑप्शन नहीं है। ड्यूरिंग एन एक्सप्लोजन 1500 kilogram boulder break into 2 pieces. One piece with a mass 500 kilogram moves at 4 meter. What is the velocity of the other piece? शाबाश, सीधा सीधा बता सकते हो। 2 meter per second in the same direction, 2 meter per second in opposite direction. अगर दो इक्वल पीसेस में होता तो एक तरफ चार्ज जाता तो दूसरा भी चार्ज जाता कि ना जाता? ध्यान, हमने क्या कहा था, अगर ये दो इक्वल पीसेस में होता,
तो इनिशियल मोमेंटम जीरो है, तो फाइनल मोमेंटम जीरो तब होता जब जितनी वेलोसिटी से ये जाता उतनी वेलोसिटी। लेकिन ये वो कंडीशन है, हाँ, अगर अगर ये बराबर बराबर हिस्से में तकसीम होता। अगर बराबर में नहीं है तो अगर एक डायरेक्शन में 4 मीटर पर सेकेंड है तो दूसरे में 4 हो ही नहीं सकता, ये आंसर तो नहीं हो सकता। दूसरा ये है कि अगर मेरा छोटा पीस 4 से जा रहा है तो बड़ा पीस 8 से तो जा ही नहीं सकता, ये भी गलत है। मतलब है मेरे 2 पीसेस हैं, मेरे उसके 2 पीसेस हैं, ठीक है। सपोज ये 2 टुकड़ों में डिवाइड होता है, छोटा पीस 500 किलोग्राम का, वो 4 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, तो ये बड़ा वाला ये 1000 किलोग्राम का है, तो याद रखे ये कितने, ये कम वेलोसिटी से जाएगा, ठीक है। अब कम वेलोसिटी आया सेम डायरेक्शन में जाएगा या अपोजिट डायरेक्शन में? शाबाश, इसमें से कौन सा? अपोजिट में जाएगा, एग्जैक्टली। सी विल बी द करेक्ट आंसर, वो जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि टोटल मोमेंटम को उसने जीरो करना है। An elastic collision between two objects of equal masses in one dimension, if one object is initially at rest and the other object collide with it head on, what will be the velocity of the two objects after collision? आपको पता है क्या होगा? हमने क्या डिस्कस किया था कि ये रुका हुआ है, इसकी वेलोसिटी 0 है और ये इधर से आ रहा है। कोलिजन के बाद क्या होगा? इलास्टिक कोलिजन में ये वाला रुक जाएगा, मासेस बराबर है, और ये पहले वाले वेलोसिटी से मूव करेगा। तो वही आपसे पूछ रहा है, वेलोसिटीज एक्सचेंज हो जाएगी। बोथ ऑब्जेक्ट विल मूव विद हाफ ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी। गलत। द मूविंग ऑब्जेक्ट will come to rest and the initial stationary will move with the initial velocity. This is the correct answer. ठीक है? Which of the following statement best describe an inelastic collision? याद रखिए, अब inelastic collision की बात हो रही है। Both kinetic energy and momentum are conserved. नहीं, वो तो elastic होता है। Kinetic energy is conserved but momentum is not conserved. Momentum तो हर सूरत में दोनों में conserved होता है, ये भी गलत। Momentum is conserved but kinetic energy is not conserved. This is the correct answer. जी। अच्छा, अब हमने थोड़े से इसके जवाबात सोचने हैं। शाबाश, आज आप लोगों ने ये सारे करने हैं, मैं एक आध करवाता हूं। A ball is released from a certain height. It continuously gain momentum. The ball and the earth constitute an isolated system. Does this incident violate the law of conservation of momentum? Defend your answer. क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि ये एक ऑब्जेक्ट है और ये जमीन है, ये गिरता है, तो अगर ये एक आइसोलेटेड ऑब्जेक्ट होता, अगर ये एक आइसोलेटेड सिस्टम होता, वो कह रहा है आइसोलेटेड सिस्टम है, मतलब है और कोई चीज नहीं है, तो इसकी तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो मोमेंटम तो बढ़ गया इस सिस्टम का। वो कहते हैं कि डज दिस इंसिडेंट वायलेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम? अगर ये आइसोलेटेड सिस्टम होगा तो याद रखे कि एज ए होल मोमेंटम सिर्फ वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता। इस ऑब्जेक्ट की मास इनटू वेलोसिटी और अर्थ की मास इनटू वेलोसिटी दोनों में बड़ा फर्क होता है। अर्थ का मास ज्यादा है, वेलोसिटी बहुत कम वेलोसिटी से अर्थ उसको अपनी तरफ, अर्थ ऊपर की तरफ हल्की सी जा रही होगी, उस मोमेंटम को बैलेंस करेगा, लेकिन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वैलिड ही रहेगा। वुड यू कंसीडर फायरिंग ए बुलेट हुज मास इज 20 टाइम्स दैट ऑफ राइफल? मतलब ऐसा गोला फायर कर रहे हो, गोला बंदूक से 20 गुना भारी है, ठीक है। सपोर्ट योर आंसर with reason. Would you consider firing a bullet whose mass is 20 times greater than the rifle? ऐसे बुलेट अपने गन से फायर करोगे जिस गोले का वजन जो है बंदूक से 20 गुना ज्यादा हो? करोगे? No, sir. क्यों? वजह?
गोले से तेज तुम पीछे जाओगे, ठीक है ना, क्योंकि एज ए होल तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो आपने ये आंसर लिखना है। A particle is projected with a velocity v making 45 degree angle. What will be its kinetic energy at the highest point? Highest point पे इसकी kinetic energy क्या होगी? शाबाश, 45 डिग्री से फेंका है, इसकी हाईएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी का तरीका क्या है? उसका बिल्कुल सिंपल तरीके से आप कर सकते हैं। आपको पता है कि जब 45 डिग्री पे आप उसको फेंकते हैं तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट आपस में बराबर होते हैं, और यह हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा? v cos 45, और cos 45 की वैल्यू है 2√1 और 2√। तो मेरे पास ये हो गई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। हाईएस्ट पॉइंट पे आपको पता है कि हाईएस्ट पॉइंट पे कौन सी वेलोसिटी सिर्फ रह जाती है रेयान? हॉरिजॉन्टल। हाईएस्ट पॉइंट पे वर्टिकल वेलोसिटी तो 0 हो जाती है। तो मेरी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? 1/2 mv²। अब मेरे पास v जो है वो v/2√² होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज दिस। थोड़ा सा इस पे काम करें। ये सारे क्वेश्चन आप लोगों ने ट्राई करने हैं जो हमने इसमें दिए हुए हैं, और इस पे कोशिश करके कल मुझसे ये सवाल पूछने, ठीक है, मंडे को मुझसे ये सवाल पूछने हैं। आप लोगों ने किताब आपको मिल गई है कि नहीं? आयमा नहीं सर, नहीं मिली। आप हमारे वो वेबसाइट पे जाएं, वो करें, आपको भेज देंगे, बाई डाक भेज देंगे, ठीक है। किताब देख लें, उसमें ये सारे क्वेश्चन, पूरे एक्सरसाइज को आप लोगों ने सॉल्व करना होगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो बोलें, कोई भी क्वेश्चन। शाबाश, एनी क्वेश्चन। थैंक यू।